नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स हफ्ते का आगाज हो रहा है। नए शो के साथ लौट कर आया हूं। कोशिश है आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सॉर्ट आउट कर सकें, सुलझा सकें। और आज इस शो में मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल के डायरेक्टर, दिखाइए इस वाली स्क्रीन पे, आशीष महेश्वरी साहब जुड़ते हुए। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे सर। लाइए स्क्रीन पे इंस्टाग्राम, वो ट्विटर के आईडीज, चाहे तो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जैसा कन्वीनियंट हो, जो ठीक लगे रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए। हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी, शेड्यूलिंग करेंगी और होपफुली आने वाले दिनों में आपकी क्वेरीज हम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। लाइए भाई, निफ्टी स्क्रीन्स पे क्या बढ़िया आगाज हुआ। पिछले हफ्ते का एंड बहुत पॉजिटिव नोट पे और इस हफ्ते का आगाज बढ़िया हो रहा है। हफ्ते का एंड क्या था? फ्राइडे को गजब का मूव, 1% का उछाल, ट्रेंडिंग डे 18,499 पे समाप्ति। 2 हफ्तों के मोटा मोटी कंसोलिडेशन से, रेंज से बाहर निकलते हुए भारतीय बाजार। और इस वीक बढ़िया ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच, ग्लोबल डेवलपमेंट से मेरा मतलब है एक नियर टर्म हैंगओवर था, मूड बिगड़ा हुआ था, कंसर्न्स वे कर रहे थे यूएस डेट सीलिंग को लेकर। अब मदर ऑफ ऑल मार्केट्स का सरदर्द होता है तो सबकी तबीयत खराब रहती है। वहां पे कहा जा रहा है एक डील रीच आउट कर ली है, दोनों पॉलिटिकल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के लीडर्स के बीच में एक सहमति बन गई है। हालांकि वो डील्स के कॉन्टोर सामने नहीं आए। ये जब सामने आएंगे जब कांग्रेस के सामने वो बिल वोट के लिए प्रेजेंट किया जाएगा वेडनेसडे को। पर एक रिलीफ है जो यूएस में प्ले आउट हुई, वो रिलीफ एशिया में और लाइकवाइज भारतीय बाजारों में। हमने बहुत अच्छा प्रीएम्प्ट शायद करा होगा फ्राइडे के सेशन में, लेकिन फिर भी एक गैप अप के साथ शुरुआत हुई है और मोटा मोटी उस गैप को फिलहाल के लिए होल्ड ऑन करते हुए भारतीय बाजार तो 18,499 का वीकली क्लोज और आज मंडे को 18,600 के ऊपर के टिक्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। निफ्टी बैंक ने नया रिकॉर्ड जड़ दिया है। तो पिछली बार लास्ट टू लास्ट मंडे को 0.1 से हम वो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूते छूते रह गए थे। आज लेकिन 44,400 के लेवल्स, ये जो स्तर हैं, गैप अप के साथ ही नया रिकॉर्ड है। अब तक के हिस्ट्री में निफ्टी बैंक के हाईएस्ट लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। वो जो सरदर्द बने हुए थे ऑफ लेट, एचडीएफसी ट्विंस, फ्राइडे ऑनवर्ड्स बढ़िया मूव डिलीवर कर रहे हैं। एचडीएफसी ट्विंस बढ़िया पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई आईटीसी, रिलायंस जैसे हैवी वेट्स मदद कर रहे हैं। आईटीसी तो खैर एक तगड़ा एक्स डिविडेंड होने जा रहा है कल, ध्यान रखिएगा। 9.5 रुपए अगर मैं वो इंटरिम और स्पेशल दोनों डिविडेंड्स को मिला लूं, 9.5 रुपए का एडजस्टमेंट होना है, शायद उससे पहले एक बाइंग्स पर है। और आईटीसी आज 13 पॉइंट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो स्टॉक्स ठंडे पड़े हुए हैं उसमें जैसी आज सुबह चर्चा हो रही थी, आईटी ने प्रीएम्प्ट कर रखा था वो मूव। आज गैप अप के बाद आईटी थोड़ा सा सबड्यूड ट्रेडिंग सेशन में कामकाज करता हूं, पर कोई कंप्लेंट नहीं है। बढ़िया मूव्स हैं, बढ़िया ब्रेथ के साथ इन मूव्स को होल्ड ऑन करते हुए भारतीय बाजार। लेकिन चलिए, बेसिक प्रमाइस, सवाल जवाब का सिलसिला। इस शो में आगे लक्ष्मण जुड़ने वाले हैं तो उनके लिए भी रूम क्रिएट करना है मुझको। आज आरबीआई गवर्नर की प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, प्राइवेट बैंक्स के बोर्ड्स के साथ मुलाकात हुई। कुछ दिन पहले सरकारी बैंक्स के बोर्ड के साथ मुलाकात हुई थी। क्या निकल के आया, गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं, उस पर लक्ष्मण से आगे बातचीत करेंगे। लेकिन आज दिल्ली जाना है, आज नवी मुंबई जाना है और एक और दिल्ली की क्वेरी है। मेरे ख्याल से एक क्वेरी, एक लिंक अब तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। जो हो चुके हैं वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहले दिल्ली से नमिता जी स्क्रीन पे। नमिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नमिता मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? सर मेरे हस्बैंड करते हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा उनका सीख रही हूँ। अभी थोड़ा टाइम हुआ है, 1 ईयर ही हुआ है। 1 ईयर ही हुआ है, ओके। नमिता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर पहला मेरा है पटेल इंजीनियर के लिए। हाँ हाँ जी सर, मेरे पास उसके 100 शेयर और मैंने वो लिए थे 24.95 पैसा में। पटेल इंजीनियरिंग, ये आपने लिए थे, हस्बैंड का आइडिया था? सर हस्बैंड का ही था, उन्होंने मेरे को बताया था, बट लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। उसका वो क्या कहते हैं, गुड वैल्यूज आई थी तो हमने सोचा कि इसके शेयर परचेज कर लिए जाएं।
चला तो बढ़िया है मेरे ख्याल से। पिछले एक आध महीने में खूब स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ है स्टॉक में, स्टॉक चला भी है। 6 महीने का चार्ट रखिए डायरेक्टर साहब, तो समझ में आएगा पटेल में किस तरह का एक्यूमुलेशन। एक महीने में 30% के रिटर्न्स, और ये देखिए, ये मैं कह रहा था पिछले 1-1.25 महीने से स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होता हुआ। खैर, लंबी अवधि के लिहाज से, 1 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से हस्बैंड ने ले रखा है, हस्बैंड का आइडिया था नमिता मैम के पोर्टफोलियो में। आशीष सर, क्या करना चाहिए? ये पटेल मेरे लकीली मेरे ग्रिप में है, ये ट्रेड फंडामेंटली है कैसी, तमाम सरदर्द रहे स्टॉक के साथ, क्या करना चाहिए? रखूं नहीं रखूं पोर्टफोलियो में? ₹1.60 पर शेयर के गेन्स। सबसे पहले तो आशीष, कोई मुझे न्यूज दे रहे थे कि शायद आपका बर्थडे है आज, क्या है सही? पता नहीं, जिसने न्यूज दी वो बताएगा, लेकिन है बात सही। तो सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आशीष सर, थैंक यू सो मच जी। अब बात आती है पटेल इंजीनियरिंग की, तो बिल्कुल मैम स्टॉक में मोमेंटम तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है स्टॉक में, और इसके पीछे जो नतीजे आए हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमने देखा करीब 82 करोड़ का मुनाफा पटेल इंजीनियरिंग का हुआ, जो 37 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में। तो काफी अच्छा एक टर्न अराउंड स्टोरी की तरह ये इमर्ज हो रहा है। अब इशू ये है कि थोड़ा सा उसमें जो डेट है अभी भी कंपनी के पास में काफी ज्यादा है, बट चूंकि सेक्टर अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में, और जो मिशन क्रिटिकल वाले काम होते हैं, टनलिंग का है, माइक्रो टनलिंग है, या डैम की लाइनिंग रिलेटेड काम है, वहां पे कंपनी काम कर रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि चूंकि दोबारा से इंटरेस्ट बन रहा है इस टाइप की कंपनीज का, हमने दूसरे स्टॉक भी अच्छे बाउंस बैक होते देखे हैं सेक्टर के, तो अभी आप स्टॉक में बने रहे। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है एक बार 29-30 रुपए जाने का, तब आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी नहीं लगता कि ये मल्टी वगैरह स्टॉक बनेगा, पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप 30 रुपए के लक्ष्य रख सकते हैं। 30 रुपए के लक्ष्य। अब ज्यादा लंबे समय स्ट्रेच ना, टारगेट वारगेट मिले, नीट मुनाफा हो रहा हो तो समय रहते निकल भी जाइएगा इस काउंटर से, या 30 के आसपास आए तो एक बार जरा न्यूज फ्लोज को, फंडामेंटल्स को रिविजिट कर लीजिएगा। पर ये इंपॉर्टेंट स्तर है, 28, 29, 30 के जोन्स में आए तो जरूर एक बार रिव्यू करिए। नमिता मैम होल्ड करना है, फिर हमें पटेल इंजीनियरिंग मुंबई, नवी मुंबई से अर्चना मैम जुड़ती हुई। अर्चना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अर्चना मैम, आप क्या करते हो? कितना समय हो गया इक्विटी से जुड़े, शेयर बाजार में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हुए? गुड आफ्टरनून आशीष जी, और सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू मैम। और मैं करीब 8 साल से जुड़ी हुई हूँ शेयर मार्केट में। हाँ। मैं बेसिकली प्रोफेशन से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और मैंने कम से कम 20 साल जॉब किया है। तो 2014 में मैंने जॉब छोड़ दिया, और मैंने सोचा कि कुछ घर से ऑनलाइन करते हैं। हाँ। तो तभी मैंने ट्रेडिंग शुरू किया, और पहले डे ट्रेडिंग करती थी और शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना ट्राई किया, लेकिन वो मुझे जमा नहीं। फिर उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेस अटेंड किए, हाँ। और तब से मैं अभी सिर्फ फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती हूँ। 2014 तक जॉब किया, उसके बाद से सोचा इंडिपेंडेंटली, तो मतलब अब आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट में हो पिछले 8-10 सालों से। Yes, और ये 8 साल 8-10 साल कैसे पैन आउट हुए? शुरू में कुछ चैलेंजेस आए, अब नेट नेट पैसा आ रहा है, घर पे नहीं आ रहा है? अर्चना मैम, जॉब छोड़ के आप पछतावा तो नहीं हो रहा? मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 85% गेन है अभी तक। अरे वाह, तो जॉब छोड़ने का कोई अफसोस नहीं? नहीं, अफसोस नहीं है, मेरा इनफैक्ट बहुत अच्छा हुआ है, रहा है ये जर्नी। और मेरे पास बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जैसे M&M है जो 100% ऊपर है, रेडियो खैतान है जो 200% गेन पे है, मारुति है जो भी, उसमें भी 100% गेन है। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स है जो मेरे प्रॉफिट में हूँ मैं। सिर्फ 3 स्टॉक है जिसमें मुझे लॉस में हूँ मैं, और वही मैंने सोचा कि चलो आज पूछ लेते हैं कि कुछ उसमें कौन सा पहला दिक्कत कर रहा है? सबसे पहला स्टॉक है जो मेरा SAS। हाँ। मैंने 204 क्वांटिटीज है मेरे पास एट द रेट ऑफ 425। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है। एक्चुअली ये कोविड के टाइम पे लिया था, तभी मुझे लगा शायद बहुत सभी लोग अभी घर में सैनिटाइज करेंगे और ATM का ज्यादा यूज करेंगे, तो वो सोच के मैंने वो टाइम पे लिया था। और लेकिन पिछले 1 साल से थोड़ा उसका परफॉर्मेंस डाउन है,
लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये भी प्रॉफिट देगा मुझे लॉन्ग टर्म रखूंगी तो, लेकिन फिर भी मैंने गाइडेंस ले लेते हैं एक्सपर्ट से। भाई है तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में, है तो सिक्योरिटी मुहैया कराने का काम। ठीक है, लॉजिक बैठाने की कोशिश हुई थी, लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट में ज़्यादा खर्च करेंगे या फिर कैश मैनेजमेंट में सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये लॉजिक सही बैठा था क्या आशीष सर? और ये कंपनी फंडामेंटली है कैसी SIS लिमिटेड? जब बाजार रिकॉर्ड हाईस पे खड़ा हुआ है, मेरा 40-50 रुपए नुकसान हो रहा है, ये स्टॉक फिर रखना ही नहीं रखना है? देखिए ये कि ओवरऑल थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। हाँ। यदि आज अभी भी देखें तो अपने 52 वीक हाई से करीब 100 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है और काफी नैरो रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करता रहा है। इनके पास में जो डोमेस्टिक बिजनेस है, उसके बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस खरीदा है, बट परफॉर्मेंस क्वार्टर ओवर क्वार्टर आप देखें तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। कोई बहुत ज्यादा जो ग्रोथ की बात थी कि 15-20% CAGR ग्रोथ करती रहेगी कंपनी, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी मैम कि 400 रुपए के आसपास इस स्टॉक में से आप एग्जिट कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो 485-500 के लेवल स्टॉक में जल्दी ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट कैप वाइज काफी महंगा है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है कंपनी का, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसे कमेंसुरेट नहीं करते। तो मेरी सलाह स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी बजाय आप जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक, जो मैंने इस चैनल पे पहले भी रिकमेंड किया है, उस स्टॉक में आप निवेश करें। वो भी करीब 350 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, और डिफेंस क्षेत्र में काफी अच्छे ऑर्डर्स इस कंपनी को जून क्वार्टर में ही मिलने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। तो ये इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 400 से 425 रुपए तक शॉर्ट टर्म में जाने का, और फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। तो मेरी सलाह एक बार निकल जाने की रहेगी SIS से। SIS से एग्जिट करना है मैम, चाहे तो कोई जेन टेक्नोलॉजीज जो डिफेंस स्पेस में, जिसके मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी शायद बहुत अच्छे आए थे, रखिए इसको रडार पे। ये ज्यादा, और ये भाव टू भाव मैच भी कर दिया आशीष जी ने। 300-400 का वो है, 300-400 का ये है, उधर से एग्जिट करके इधर चाहे तो एंट्री ली जा सकती है। कॉल आपका। नमिता मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरा वो टाटा स्टील के लिए मैंने शेयर लिया हुआ है सर, टाटा स्टील कंपनी पर 200 शेयर्स हैं, और मैंने 108 में परचेज किए थे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मेटल स्टॉक। आशीष सर, क्या करा जाए? है तो दिग्गज टाटा स्टील, मेरे भाव के आसपास है, 108 रुपए के अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। ए, टाटा स्टील लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग है कि नहीं, और बी, 108 की खरीद फिर सही है कि नहीं? ये खरीद के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई इशू नहीं है। ओनली थिंग है कि जो मेटल स्टॉक में हमने एक बहुत ही लैकलस्टर रिस्पांस देखा है, और पर्टिकुलरली स्टील स्टॉक्स में कोई बहुत ज्यादा रुझान नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा है नहीं। तो और इंडिया में ही जितनी भी स्टील कंपनी, उन्होंने अपनी कैपेसिटी, क्योंकि पिछले 2 साल बहुत फ्री कैश फ्लो था सबके पास, तो सबने अपनी कैपेसिटी भी काफी बिल्टअप कर ली है। तो जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा प्राइस हाइक ये कंपनियां नहीं ले पा रही हैं, जो उनका मेजर जिसके कारण से उन स्टॉक्स में मूवमेंट आता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो ठीक है, 108-110 तक आप निकल सकते हैं, पर लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि आपको किसी पाइप कंपनी में निवेश करना चाहिए, जहां पर कुछ ऑर्डर बुक्स हो, या काफी अच्छे नतीजे उम्मीद हम कर रहे हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा स्टील को बेच के यदि आप लेना चाहें तो वेलस्पन कॉर्प के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, जो 243 के आसपास ट्रेड हो रहा था अभी, और कल कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, और मेरा मानना कम से कम 3 गुना उनका एबिटा मार्जिन, एबिटा जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ओवर मंथ, ईयर ओवर ईयर इस बार देखने को मिलने वाला है। और काफी अच्छा उनके पास में एक पोर्टफोलियो है, पाइप है, TMT बार है, और वाटर टैंक्स है, या डिफेंस में ABG शिपयार्ड को एक्वायर किया है। तो ये ऐसा स्टॉक है जो अभी भी अपने 52 का 300 रुपए से करीब 60 रुपए नीचे चल रहे हैं, और नतीजे आने के बाद से मुझे लगता है कि धीरे धीरे उस लेवल पर ये स्टॉक जाएगा। तो यदि आपका 3-6 महीने का नजरिया है तो बिल्कुल इस स्टॉक में पोटेंशियल है करीब 20% अपसाइड देने का, जो मुझे अभी टाटा स्टील में नजर नहीं आता। स्विच करने की मैम सलाह समझिएगा, वेल्सपन कॉर्प को में पढ़िएगा, अच्छा लगे। एक्सपर्ट का तो व्यू है कि टाटा स्टील से मूव करके वेल्सपन कॉर्प पे दाव लगाना। अर्चना मैम, अगला सवाल आपका। मेरा अगला सवाल MOSL पे है, मोतीलाल ओसवाल। इसका 128 क्वांटिटीज है मेरे पास, 825 के रेट से। तो भी मैंने कोविड के टाइम पे लिया था, बहुत लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया था तभी, तो मुझे लगा शायद मोतीलाल ओसवाल का भी स्टॉक बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन
उसके बाद से वो लॉस में है, मतलब मेरा लॉस में है, मेरा स्टॉक लॉस में है। चल नहीं, बात ठीक है, बाकी ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है। Yes. आइडिया तो ठीक था भाई, उस टाइम पे तो सब बोल रहे थे बहुत अकाउंट्स खुल रहे हैं, भर भर के अकाउंट्स खुल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के पास अकाउंट नहीं आया क्या आशीष सर? ये क्यों नहीं चला फिर? नहीं, वो इनफैक्ट जब अकाउंट खुलने थे तब सबके पास अकाउंट हो गए, बट अब अकाउंट नए खुलने का अकाल पड़ा हुआ है ब्रोकरेजेस के पास। और एक बड़ा रीजन ये भी है जो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस ने काफी मार्केट शेयर को कैप्चर किए हैं। तो जो डे ट्रेडर कम्युनिटी थी वो काफी सारा जीरोधा और अप स्टॉक ग्रो इन सब के पास में मार्केट शेयर चला गया है। और जो ट्रेडिशनल फंडा रिसर्च रिपोर्ट देने वाले जो ब्रोकरेजेस थे वहां पर थोड़ा स्लो डाउन आ गया है। और इसके अलावा अभी दोबारा से लोग कोविड चूंकि खत्म हो गया है तो अपने नॉर्मल जॉब में बिजनेस में लग गए हैं, तो जो फुल टाइम काम करते थे शेयर ट्रेडिंग का वो भी कम हो गया है। तो मेरी सलाह इसीलिए रहेगी कि थोड़ा सा जो ब्रोकरेजेस रिलेटेड स्टॉक है वहां पर कोई इमीडिएट मुझे मोमेंटम नजर नहीं आता, और मेरी सलाह भी रहेगी कि स्टॉक में से आप एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि हमने देखा दिसंबर टू मार्च क्वार्टर में ही जो प्रॉफिटेबिलिटी में था तो करीब 65 करोड़ का फर्क पड़ गया। 225 से के सामने 166 करोड़ का प्रॉफिट ही आया है मोतीलाल ओसवाल का। तो मुझे लगता है इसकी बजाय आप किसी इंश्योरेंस के स्टॉक में निवेश करें, जैसे आज आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, या एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक में आप निवेश करें, क्योंकि आप ये इस सेक्टर की काफी री रेटिंग होगी कंपेयर टू ब्रोकरेजेस के। अर्चना मैम, ये अच्छा मोतीलाल ओसवाल क्यों चुना था आपने? सिर्फ इस लॉजिक बिठाया था और मोतीलाल ओसवाल, या इसके बारे में बाकी पीयर्स के साथ कंपेयर करा था किसी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, किसी एंजल वन वगैरह वगैरह से? पीयर के साथ कंपेयर किया था, लेकिन मुझे मोतीलाल ओसवाल ठीक लगा। जो मैंने स्टडी किया तो मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल अच्छा लगा मुझे, चलिए तो मैंने वो लिया था। ठीक है, तो आपने करा था, मैं वही जानना चाहता था। ठीक है नमिता मैम, अर्चना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आशीष सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। ये लक्ष्मण को दिखाइए स्क्रीन पे, लक्ष्मण के पास इधर इधर दिखाएंगे क्या? अरे आ गए। अरे यार मुझे लगा नए पार्लियामेंट के सामने खड़े हो गए, वहां से आप बताओगे। ठीक है, लक्ष्मण से बातचीत पार्लियामेंट के सामने मुझे लगा कि हाँ, मैंने कहा नए पार्लियामेंट के सामने कल मैं दिन भर था, आप नज़ारत थे, घर पे थे, तो मैंने सोचा कि आज आपको बताऊं कि नए पार्लियामेंट का दिन अब खत्म हो गया, अब आपके काम की बात थी। ठीक, आज काम की बात, ये काम की बात ब्रेक के उस पार। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी बैंकों के बाद आज रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के बोर्ड के साथ बैठक की। इस बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने निजी और सरकारी बैंकों को एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट पर खास फोकस करने की सलाह दी। आरबीआई गवर्नर ने 10 मुद्दों पर बैंक की तरफ से खास फोकस की जरूरत बताई। आरबीआई गवर्नर ने और क्या क्या बातें कही, ये बताने के लिए लक्ष्मण तो जुड़ ही चुके हैं। सब तो प्रोड्यूसर साहब ने बता दिया लक्ष्मण, इसके अलावा क्या खास है, क्या क्या निकल कर आया? लीड इन में उन्होंने सब डिटेल बता दी पूरी। नहीं, उसके अलावा है, मैं बताऊंगा आपको और अपने दर्शकों को। दरअसल जो यूएस में बैंकिंग क्राइसिस हुआ उसके बाद वो तो अब ठंडे बस्ते में चला गया, लोग भूलने लग गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई गवर्नर किसी भी तरह का कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब बैंकों के गवर्नर्स के साथ आज कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था वैसे तो दुरुस्त है। उन्होंने आंकड़ा दिया कि CDR 16% है, ग्रॉस NPA 4.41% है, नेट NPA 1.16% है। लेकिन ये सब देख करके आप बहुत ज्यादा निश्चिंत मत हो जाइए, क्योंकि ऐसे हालात में आमतौर पर कई बार जोखिम जो होने वाला होता है उसको लोग भूल जाते हैं और एहतियात नहीं बरतते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो है ELM। लक्ष्मण कुछ कहना चाहते हैं? अरे यार लक्ष्मण, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लक्ष्मण कुछ कहना चाहते थे, वो बात थोड़ी देर में और पूरी कर देंगे। सॉरी, आपका लिंक हमने हाईजैक कर दिया। आज आशीष केक काटिए प्लीज। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। केक काट के मुंह पे लगा। अब तो कोई शो नहीं है। थैंक यू। अच्छा, वॉलेट कहाँ है आपका? वो खाने वाला नीचे लंच आया हुआ है आशीष।
वो सब ऑर्डर कर दो। ऐसा था यार, जल्दी से हो गया ना। अरे लॉन्ग शॉट। अरे थैंक यू डायरेक्टर। बहुत बढ़िया। ऐसा सेलिब्रेशन हमने नहीं किया क्योंकि आशीष खाना मंगाना। डायरेक्टर शो खत्म, ब्रेक प्लीज। नहीं वीरू, अरे यार डायरेक्टर हो गया यार, अगले शो की तैयारी करनी है। आई थिंक ये वीरू कुछ बोलना चाहते हैं। वीरू ने आशीष। हाँ ये रो ना आशीष हैप्पी बर्थडे। और दिल्ली से आया यार भाई। केक मैंने इसलिए भिजवाया ना यार कि पार्टी होनी चाहिए, है ना? अभी कुछ लेके रहेंगे हम। मैंने बिरयानी आपके लिए दिल्ली ऑर्डर कर दी है, अब पता नहीं आएगा क्या आपके पास, वो आप जानो। बिरयानी ऑर्डर कर दी है। एनीवे चलिए। कोई बात नहीं, कोई बात ओके, थैंक यू एंजॉय योर बर्थडे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू साहब जी। आप पूरा खाओ। केक अच्छा है।